अगर हम स्थलों की बात करें तो हमारा कालीबंगा हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद बैराट हो चुका है और एक हो चुका है हमारा बागो, ठीक है। उसके बाद एक आपने नाम सुना होगा आहड़। आहड़, जिसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, जिसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी हम बात करें तो यहां से भी हमें क्या मिलता है, एक टीला मिलता है। एक बात तो सब में कॉमन है कि हर जगह से हमें टीला मिलता है, ठीक है ना। और वो क्योंकि बस्तियां उजड़ी हैं तो टीले का उन्होंने रूप ले लिया है, ठीक है ना। अब यहां से जो टीला मिलता है, तो इस टीले की अगर हम खोज की बात करें, 1953 में अक्षय कीर्ति ने की थी। अक्षय कीर्ति ने की थी। 1956 की बात करें तो रत्न चंद्र अग्रवाल ने की थी। और 1961 62 में खुदाई की बात करें तो एच.डी. सांकलिया ने की थी। किसने की थी? एच.डी. सांकलिया ने की थी, ठीक है, जिसका पूरा नाम है हसमुख देशमुख सांकलिया, ठीक है। इन तीनों ने इसकी उत्खनन, हम बात करें उत्खनन किया था, उत्खनन अर्थात इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है ना, खुदाई इन तीनों ने इसकी की थी, ठीक है। अब जब इसकी खुदाई की जाती है तो यहां से सबसे पहले यहां से 8 स्तर प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ये 8 बार बसता है और 8 बार उजड़ जाता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। 8 बार बसा और 8 बार उजड़ गया, ठीक है। अब इसमें भी जब ये पहली बस्ती उजड़ती है, नष्ट होती है, तो इसी के खंडर पर, इसी के मलबे पर लोग आकर निवास करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पुरानी होती है वो जो सबसे नीचे वाला स्तर है ये होती है, ठीक है। 8 स्तर, सबसे पुरानी है नीचे वाली, ठीक है। अब हम बात करें जो ये नीचे वाला है, यहां से मकानों के खंडर प्राप्त होते हैं और यहां से जो जंगली जानवर हैं उनकी छोटी छोटी हड्डियां भी प्राप्त होती हैं, जिससे यह जानकारी भी मिलती है इस समय के जो लोग थे वो मांसाहारी भी थे, मांस भी खाते थे, ठीक है ना। मांसाहारी के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्योंकि वो कैसे पता चलता है, जहां पर इनके घर हैं तो वहीं पर वो हड्डियां मिल रही हैं। अगर वो हड्डियां दूर मिले तो मान लेते हैं भाई उसी जानवर भर के, लेकिन वहीं पर मिल रही हैं तो खाकर वहीं पर डाल दिया होगा, ठीक है ना, उस तरीके से, ठीक है ना। तो हड्डियां प्राप्त होती है, पता चलता है कि यहाँ के लोग थे वो मांसाहारी थे, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये चौथे स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, ये कभी पूछा भी जा सकता है। यहां से 2 तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है चौथे वाले स्तर से, ठीक है। इस वाले से 2 तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। अगली बात यह है, यहां से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मात्रा में तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, औजार प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप समझना, यहां से जो औजार प्राप्त होते हैं वो सबसे ज्यादा तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका जो नाम रखा जाता है ताम्रवती रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ताम्रवती, ठीक है। इसे ताम्रवती भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक बात हो गई, ठीक है। क्योंकि ताम्रवती नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं,
इसलिए नाम रखा जाता है ताम्रवती। अब हम थोड़ी सी और भी बात करें, 6 यहां से तांबे की मुद्रा प्राप्त होती है, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हो रही है, और तांबे के यहां से जेवर भी प्राप्त होते हैं तांबे के यहां से, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आहड़ है ये ताम्र पाषाण में आ जाता है, ताम्र पाषाण, ताम्र प्लस पाषाण। ताम्र तांबा को बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं पत्थर को, जिसमें तांबा और पत्थर के औजार काम में लिए जाते थे, उसे बोलते हैं ताम्र पाषाण। तो ये ताम्र पाषाण का स्थल है, ठीक है ना। जो हमारा कालीबंगा स्थल था वो किसका था, कांस्य वाला था वो, ठीक है, क्योंकि वहां से कांसे के औजार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करें, ये जो स्थल है ये आहड़ और जिसे बेडच नदी भी कहते हैं उस पर स्थित है, बेडच नदी पर स्थित है। आहड़ या जिसे बेडच नदी भी कहते हैं उस पर स्थित है। कभी कभी प्रश्न ऊपर से ही पूछ लिया जाता है, आहड़ स्थल कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये बेडच नदी पर स्थित है, ठीक है ना। फिर कभी कभी वो यहां पर जिले के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। आगे समझना, आज भी गांव में जो मिट्टी का जो टीला होता है उसे धूल का टीला, ठीक है ना, धूल का टीला भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी एक टीले का इसने आकार ले रखा था, तो वहां के लोग जो स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट भी कहते थे। क्या कहते थे, धूलकोट। अगर धूलकोट भी आपसे पूछा जाए तो धूलकोट कौन से स्थल का नाम है, वो इसी का नाम है, धूलकोट। इसे धूलकोट भी कहते थे, ठीक है ना। यहां तक हो गया। आगे समझना, अगर एक मकान के अंदर एक ही चूल्हा प्राप्त होगा तो यह माना जाता है कि उस परिवार में जो सदस्यों की जो संख्या होगी 8-7 होगी, क्योंकि एक चूल्हे पे ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां के मकानों से 4 और 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, मकानों से 4 और 6 के रूप में चूल्हे भी यहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, रटने का इतिहास कभी भी नहीं होता है। अगर मकान में एक ही चूल्हा प्राप्त होगा तो मान लेते हैं कि घर में 5, 6 या 7, 8 सदस्य होंगे, एक चूल्हे पे ही खाना बन जाता होगा, ठीक है ना। और जब यहां पर एक ही मकान के अंदर 4-6 चूल्हे के रूप में प्राप्त होते हैं तो पता चलता है परिवार में कम से कम 20-30 सदस्य या 40 सदस्य के लगभग होंगे। एक चूल्हे पे खाना बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए एक मकान के अंदर 4-6 चूल्हे बना रखे थे, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है उस समय संयुक्त परिवार था, ठीक है ना। रटने का नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, संयुक्त परिवार के बारे में भी यहां से जानकारी प्राप्त होती है, संयुक्त परिवार। आजकल तो ये संयुक्त परिवार वाला जो रूप है देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। और आजकल की युवा पीढ़ी में तो बहुत ही कम है, ठीक है ना। जहां पर जिसकी ड्यूटी लग जाती है, जहां पर जिसकी जॉब मिल जाती है, तो वो अपनी बीवी को भी वहीं पर ले जाता है अक्सर। बहुत से तो शादी के बाद भी मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम छोड़ते हैं, तो शादी हुई और हो सकता है एक बार फिर वो अपने वहां पर अपने गांव गई और उसके बाद दूसरी बार आएगी तो वो अपनी साथ ही ले जाता है, अक्सर ये चल रहा है आजकल तो, ठीक है ना। तो तो संयुक्त परिवार का रूप भी यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और यहां पर जो मृद भांड है, मृद भांड, मृद भांड समझते हैं आप, जो मटके हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, यहां से जो मृद भांड प्राप्त होता है वे लाल और काले मृद भांड प्राप्त होते हैं, लाल और काले, ठीक है ना, लाल और काले यहां से मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, मृद भांड लाल और काले, ठीक है। यहां से पूजा का पूजा का सामान भी प्राप्त होता है, पूजा का सामान प्राप्त होता है यहां से, ठीक है ना। पूजा का सामान भी यहां से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तो यहां से अनाज के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, अनाज के यहां से दाने प्राप्त होते हैं, अनाज के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। एक बात समझना आप,
यहां से माप तोल के सामान प्राप्त होते हैं, बाट प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। आज भी आप गांव में देखोगे तो 5 किलो का बहुत से पत्थर पत्थर का बाट रखते हैं, जैसे अपन बाट बोलते हैं, 5 किलो का, 2 किलो का, गांव में बहुत ज्यादा चलते थे, चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से माप तोल के सामान प्राप्त होते हैं, माप तोल के सामान प्राप्त होते हैं, सामान प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब आप समझना, जब माप तोल के सामान प्राप्त होते हैं तो इससे पता चलता है यहां से निर्यात या आयात भी किया जाता था, क्योंकि सामान को तोल कर बाहर भेजते थे, ठीक है ना। तो आयात निर्यात के बारे में भी यहां से जानकारी प्राप्त होती है, आयात और निर्यात के बारे में, ठीक है ना। देखो एक बात समझना आप, जो ये सभ्यताएं होती हैं, बस आप तो ये जान लो कि खुदाई में क्या चीज मिला है, बाकी व्याख्या खुद ही करने लग जाओ आप। रटने का ज्यादा होता ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये रटने का होता है, बस आप तो बस ये देख लो कि इसके अंदर जो ये टीला है, इसके अंदर खुदाई में क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है, बस अनुमान लगा दो सब, बस उसकी व्याख्या हो जाती है सीधी सी, क्योंकि इतिहासकार भी इसकी व्याख्या ही करता है। जो ये साक्ष्य, जो खुदाई में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इनके बारे में मार्टिमर व्हीलर ने कहा है, इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर ने कहा है, जो ये साक्ष्य होते हैं ये खुद नहीं बोलते, इन्हें बुलाने का काम कौन करता है, इतिहासकार करता है, ठीक है ना। तो बस इस पर ध्यान दे लो कि क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, बाकी चीजें, उसकी व्याख्या, सारी चीजें आप आसानी से, ताम्रवती नाम पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा तांबे के औजार औजार प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम ताम्रवती पड़ रहा है। जब तांबे के औजार सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं तो यहां से तांबे के जेवर भी प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तांबे की यहां से चूड़ियां भी प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके सामानों में चूड़ियां भी यहां से प्राप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है, जब यहां पर तांबे के औजार हैं तो इसके ज्यादा औजार यहां पर प्राप्त होंगे, तांबे की यहां से मुद्रा भी प्राप्त होगी और यहां से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त होगी, ठीक है ना। वैसे ताम्रवती जो नाम दिया है यूं ही तो नहीं दिया गया होगा, क्योंकि जब ज्यादा खूबियां मिली हैं तभी तो नाम दिया गया है ना, वरना तांबे के औजार तो और जगह से भी खूब प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहां से कुछ ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और कौन से जिले में स्थित है ये, उदयपुर में है। और नदी कौन सी है, आहड़ या बेडच नदी है, ठीक है ना। इसे धूलकोट भी कह रहे हैं, क्योंकि आज भी गांव में जो धूल का मिट्टी का टीला होता है तो उसे धूल बोलते हैं, धूल कोट, स्थानीय भाषा में लोग इसके धूल कोट भी बोलते थे, ठीक है ना। तो वैसे ही ये नाम पड़ते हैं उनके गुणों के आधार पर। लिखे आहड़। आहड़ सभ्यता, यह स्थल, यह स्थल ताम्रपाषाण, यह स्थल ताम्रपाषाण समय से संबंधित है। यह आहड़ कोष्टक में बेडच नदी पर, यह आहड़ कोष्टक में बेडच नदी पर उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। इसकी खुदाई 1953 में अक्षय कीर्ति, 1956 में रत्न चंद्र अग्रवाल, और 1961-62 में
एचडी सांकल यानी कि यहां से 8 स्तर प्राप्त होते हैं। यहां से 8 स्तर प्राप्त होते हैं। देखो समझना, कभी कभी प्रश्न सीधा भी पूछ लिया जाता है, जैसे बागोर से 3 स्तर प्राप्त होते हैं। कभी पूछ लिया जाए बागोर नगर कितनी बार बसा और कितनी बार उजड़ा, तो 3 बार उजड़ा, ठीक है ना। कालीबंगा से 5 प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। आहट से 8 प्राप्त हो रहे हैं। जितने ये कहने का मतलब ये बस्तियां प्राप्त हो रही है ऊपर नीचे, कितनी, 8। और 8 जो बस्तियां प्राप्त हो रही हैं, तो 8 बार बसा और 8 बार उजड़ गया था, ठीक है। सीधी सी बात है सब, ठीक है। आगे लिखें, 8 स्तर प्राप्त होते हैं। आगे लिखें, चौथे स्तर से चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त होती हैं। चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त होती हैं। यहां से सबसे ज्यादा किसके औजार प्राप्त हो रहे हैं भाई? बिल्कुल भाई, यहां से सबसे ज्यादा तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे इसलिए इसे ताम्रवती कहा जाता है। छह तांबे की मुद्रा 6 तांबे की मुद्रा और चूड़ियां प्राप्त होती हैं। कुछ मकानों से कुछ मकानों से 4-6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। जिससे क्या प्राप्त हो रही है भाई? हाँ, जिससे संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिससे संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लाल और काले अंडरलाइन कर लेना इसे भाई। लाल और काले मृद भांड प्राप्त होते हैं। लाल और काले मृद भांड प्राप्त होते हैं। मृद भांड का अर्थ क्या है भाई? मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। लाल और काले मृद भांड प्राप्त होते हैं। देखो ये थोड़ा रटने का नहीं है, आप समझ सकते हैं। देखो अपन देखते हैं आज भी हमारे यहाँ पर कुछ मटके तो ऐसे होते हैं जो ऊपर से लाल होते हैं, ठीक है ना, मिल जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सी चायों की थड़ी तो जयपुर में ज्यादा चल रही है। और चाय की थड़ी पर आपको गर्मी में बहुत से काले मटके मिल जाएंगे ऊपर से भी पूरे, ठीक है। और उसके अंदर पानी भी ठंडा रहता है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत से अंदर ठूंटी भी लगी रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे देखो, तो इसमें भी क्या है, इसमें लाल और काले मृद भांड प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, ये अलग वाला, यहां से नीचे से भी मिल रहे हैं मटके वाले, तो ये पूरे पूरे से संबंधित है, ठीक है ना, पूरे से संबंधित चल रहे हैं, ठीक। आगे लिखना, यहां से पूजा का सामान प्राप्त होता है। यहां से पूजा का सामान प्राप्त होता है।
अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं गेहूं बाजरे, इस चीज को भी लिख लेना आप। अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं गेहूं बाजरा, जिससे खेती के बारे में, जिससे खेती के बारे में जानकारी मिलती है। माप तोल के, माप तोल के सामान प्राप्त होते हैं, जिससे माप तोल के सामान प्राप्त होते हैं, जिससे आयात निर्यात के बारे में जानकारी मिलती है। कार्बन 14 के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार समय 4000 ईसा पूर्व। हाँ इसी में है भाई। कार्बन 14 के अनुसार समय कितना है? 4000 ईसा पूर्व। और यही समय एक हमारा कालीबंगा का भी सेम समय है, ठीक है ना। मृत्यु के बाद जमीन में गाड़ते थे। अब समझना इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कितने स्तर हैं? 8, ठीक है ना। ताम्र, ताम्रवती, ठीक है ना, तांबे के औजार सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। आगे हम बात करें, 6 तांबे की मुद्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तांबे की कुल्हाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद ये नदी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी धूलकोट पूछ लिया जाता है, और एक संयुक्त परिवार, ठीक है ना। लाल और काले मृद भांड, ठीक है ना। और अनाज और माप तोल के सामान, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी सारी लाइनें जोड़ने का काम करती है, ठीक है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। एक स्थल है गणेश्वर, नाम सुना है कभी? गणेश्वर, यहां से भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? टीला प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये जो गणेश्वर स्थल है, इसकी हम खोज और खुदाई की बात करें 1977-78 ईस्वी में ये किया था रत्न चंद्र अग्रवाल ने। ये रत्न चंद्र अग्रवाल यहाँ पर हमारी राजस्थान की सभ्यता में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका अधिकांश में इसकी ज्यादा वो है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी में भी इसी का नाम है। इसके बाद हम नोहो की बात करेंगे तो वहां पर भी इसका नाम आता है, काफी सबसे ज्यादा नाम आता है इसका, ठीक है ना, रत्न चंद्र अग्रवाल, ठीक है। आगे हम बात करें, ये है नीम का थाना, कहां पर स्थित है ये? सीकर जिले, सीकर जिले में, ठीक है ना। नीम का थाना सीकर जिले। और यहां पर एक नदी है कातली, कौन सी नदी है? ये कातली नदी पर स्थित है, ठीक है। और जो ये कातली नदी है वर्तमान में तो ये अब तो इसमें पानी नहीं आता, अब नहीं बहती है, ठीक है ना।
तो ये कांतली नदी है जिससे वर्तमान में बजरी वजरी का खनन वनन भी किया जाता है। ठीक है, इस नदी पर ये स्थित है, कांतली नदी पर। ठीक है, अब हम बात करें, समझने पे बस आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, अधिकांश जितनी भी हमें बस्तियां मिलती हैं, चाहे हम आहड़ की बात करें, तो वहां से भी कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त होते हैं, धूप में सुखाए हुए के। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो मकान थे, पत्थर के मकान थे। किसके मकान थे? पत्थर के मकान थे। ठीक है ना, अब आप अंदाजा खुद लगाइए। ठीक है ना, यहां से एक पत्थर का यहां से बांध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बांध प्राप्त होता है। ठीक है ना, बस इन पॉइंटों को पकड़ना सीख जाओ आप, तो इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आप यहां पर समझना, इस पॉइंट को पकड़ लो। पत्थर का क्या प्राप्त हो रहा है? बांध। बांध किस लिए बनाते हैं हम? बाढ़ से बचने के लिए बनाते हैं। ठीक है ना, बाढ़ से बचाव के लिए बनाते हैं। ठीक है, और अगली हम बात करें, तो जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ कौन सी नदी में आएगी? कांतली नदी में आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए पत्थर का क्या बना रखा है? बांध बना रखा है। तो अब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, गणेश्वर जो ये स्थल है, जितना पुराना है, कार्बन 14 के अनुसार इसका जो समय है, कार्बन 14 के अनुसार 2800 ईसा पूर्व का है। कितना है? 2800 ईसा पूर्व। ठीक है ना, अब बस यहीं से आप समझना चालू कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है 2800, वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो कहने का मतलब यह है 4800, ठीक है ना, 4800 4500 वर्ष पहले जो ये कांतली नदी थी, इसमें बाढ़ आया करती थी। ठीक है ना, और बाढ़ से सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया था? बांध बनाया गया था। अगली बात, और इस पानी से जो नदी में जो बहाव ज्यादा था, जो बाढ़ आती थी, इसीलिए कच्ची ईंटों का मकान यहां पर सक्सेस नहीं है, इसीलिए किसके मकान बनाए गए? पत्थर के मकान बनाए गए। ठीक है, बस इन पॉइंटों को आप पकड़ लो। ठीक है, आगे समझना, यहां से एक तांबे का मछली पकड़ने का क्या प्राप्त होता है? कांटा प्राप्त होता है। अब इसको पकड़ लो, बस आप इन पॉइंटों को पकड़ना सीख लो। आप मछली पकड़ने क्या प्राप्त होता है? कांटा। ठीक है, तांबे का। अब आप समझना, जब वो मछली पकड़ेंगे, ठीक है, जब वो मछली पकड़ेंगे तो मछली को हल में तो चलाएंगे नहीं भाई, तो क्या करेंगे? खाएंगे। तो खाएंगे तो कैसे हो गए यहाँ के लोग? मांसाहारी हो गए। कैसे हो गए यहाँ के लोग? मांसाहारी हो गए, क्योंकि मछलियां खाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी थे, मांसाहारी थे। ठीक है ना, यहां तक हो गया। ठीक है, आगे समझना, जो यहाँ के जो औजार हैं, तांबे के जो औजार हैं, उनमें 99% क्या है? तांबा है। कितना है? 99% क्या है? तांबा है। अब आप इस पॉइंट को पकड़ लो आप। ठीक है ना, एक बात समझना आप, अगर यहां पर तांबा बाहर से लाया जाएगा तो उसमें कुछ मिलावट करेंगे, क्योंकि बाहर से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, जब यहाँ के औजारों में 99% तांबा है, शुद्ध तांबे के औजार हम कह सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है ना, तो घर की मुर्गी कैसी होती है? दाल बराबर होती है, आज भी हम समझते हैं। ठीक है ना, खुद के यहाँ पर तांबा निकलता है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? पूरी तरीके से तांबे के ही शुद्ध औजार बनाने प्रारंभ कर दिए, इसलिए इसे तांबे की जन्नी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबे की जन्नी, तांबे की जन्नी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि तांबा सबसे पहले और सबसे शुद्ध, सबसे ज्यादा तांबा यहीं पर था, इसलिए यहाँ के औजारों में कितना है? 99% तांबा है। ठीक है, अब एक बात आप और आगे समझना। ठीक है ना, यहां पर तांबा इतना ज्यादा है, और जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे, वहां पर भी इस तांबे का क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। कल को पूछ लिया जाए, राजस्थान से तांबा निर्यात कहां से किया जाता था? प्राचीन काल में भी यहीं से, ये जो झुंझुनू जो खेतड़ी है, यहीं से किया जाता था। तो यहीं पर, और उस, अब इससे थोड़ा पहले का ले हम, प्राचीन काल का मतलब यह है हम 1000-15 साल पहले का लें तो भी वहीं से, और भी गणेश्वर के समय की बात करें तो भी यहीं से तांबा निर्यात किया जाता था।
और हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो ये स्थल हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के हैं, इनको भी जो तांबा निर्यात किया जाता था वे गणेश्वर से किया जाता था। सबसे ज्यादा शुद्ध मात्रा में जो तांबे के औजार प्राप्त होते हैं वे गणेश्वर से होते हैं, इसीलिए इसे तांबे की जननी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे हम बात करें, यहां से काले और नीले नीले रंग के मृद भांड प्राप्त होते हैं। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन काले और नीले रंग के यहां से प्राप्त होते हैं। ये गणेश्वर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कांतली नदी पर नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। और ये ताम्र पाषाण काल का स्थल है। कौन से का? ताम्र पाषाण काल का स्थल है। ताम्र पाषाण काल का स्थल है। ठीक है ना। और ये कार्बन 14 के अनुसार इसका जो समय है 2800 ईसा पूर्व का है। ठीक है ना। आगे है, यहां से पत्थर के मकान प्राप्त हुए हैं, पत्थर का यहां से बांध प्राप्त हुआ है, जिससे जानकारी मिलती है कांतली नदी में उस समय बाढ़ आया करती थी, इसलिए अपनी बस्ती को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाया गया था। ये कार्बन जो 14 है भाई, ये समय ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है जिसके अनुसार हम समय ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, इस कार्बन 14 का जो समय होता है वे 55-68 वर्ष होता है, अर्ध आयु। ठीक है ना। और हम जो समय ज्ञात करते हैं वे हम कार्बन 14 के अनुसार करते हैं। कोई भी इतिहासकार कुछ भी बोले वो मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है जो हमारी वैज्ञानिक विधि है कार्बन 14 है उसके अनुसार उसका समय कितना है, इसी से हम समय ज्ञात करते हैं। कालीबंगा का भी हमने इसी के अनुसार समय ज्ञात किया था, अभी पीछे की क्लास में आहड़ का भी इसी से ज्ञात किया है। ठीक है ना। और इसका गणेश्वर का भी इसी से समय ज्ञात किया जाता है, और इसी से हमें पता चलता है कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है। ठीक है ना। एक छोटी सा एक एग्जांपल है। ठीक है ना। कार्बन जो 14 है ये हर जीव और अजीव में होता है। आप कभी खेत में गए हो तो आपने देखा होगा कुछ मिट्टी के उसके मटके के कुछ टुकड़े प्राप्त होते हैं। कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं अपन उसमें हाथ लगाते हैं तो पूरा झरने लगता है, गिरने लगता है। और कुछ टुकड़े ऐसे भी प्राप्त होते हैं हाथ लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो जितना झरता है वो जैसे गिरता है, तो वो कार्बन 14 से उसका पता लगाया जाता है कि कितना पुराना है कितना पुराना नहीं है। ठीक है। ये एक वैज्ञानिक विधि है समय ज्ञात करने की। ठीक है। जिसकी खोज 1946 में अमेरिका के रसायन शास्त्री वीएफ लीवी ने की थी। ठीक है ना। काफी बार ये प्रश्न ऊपर से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। लिखें गणेश्वर। लिखें यह स्थल ताम्र पाषाण काल का है, नीम का थाना जिला सीकर में, नीम का थाना जिला सीकर में कांतली नदी पर स्थित है। कांतली नदी पर स्थित है। इसकी खुदाई 1977-78 में रत्नचंद्र अग्रवाल ने की। यहां से पत्थर के मकान और पत्थर का बांध प्राप्त होता है।
जिससे जानकारी मिलती है उस समय कांतली नदी में, जिससे जानकारी मिलती है उस समय कांतली नदी में बाढ़ आया करती थी। उस समय कांतली नदी में बाढ़ आया करती थी। यहां से मछली पकड़ने के, यहां से मछली पकड़ने के तांबे के कांटा प्राप्त हुआ है, जिससे जानकारी मिलती है लोग मांसाहारी थे। लोग मांसाहारी थे। यहां के औजारों में, यहां के औजारों में 99%, यहां के औजारों में 99% तांबा है। इसे तांबे की जननी भी कहा जाता है। इसे तांबे की जननी भी कहा जाता है। यहां से काले और नीले रंग के, यहां से काले नीले रंग के मृद भांड प्राप्त होते हैं। यहां से तांबे का निर्यात, हड़प्पा और, यहां से तांबे का निर्यात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किया जाता था। देखो समझना, अगर जब तांबे के निर्यात की बात की जाए, चाहे हम कोई से भी समय की बात करें, तो इसमें खेतड़ी और गणेश्वर आता है। ठीक है ना। तांबे का निर्यात यहीं से किया जाता था। और यहां पर जो प्रश्न बनता है, सबसे शुद्ध तांबे के औजार कहां से प्राप्त होते हैं, वे गणेश्वर से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ के औजारों में 99% तांबा था। ठीक है ना। और अगर बात आए कि कहां से बाढ़ के बारे में जानकारी मिल रही है, वो भी गणेश्वर से मिल रही है, क्योंकि यहां से पत्थर का बांध भी प्राप्त होता है, जिससे जानकारी मिलती है क्योंकि बाढ़ आया करती थी, इसलिए सुरक्षा के लिए पत्थर का बांध बनाया गया था। ठीक है ना। और मछली पकड़ने का कांटा भी यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है ना। जब मछली पकड़ेंगे तो मछलियों को ये खाएंगे भी, मांसाहारी थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये यहीं से प्राप्त हो रही है गणेश्वर से। और इसका समय कितना है कार्बन 14 के अनुसार, 2800 से 2800 ईसा पूर्व का। ठीक है। हाँ, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जब औजार बनाए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप यहां से। ठीक है ना। यहां से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है।
तांबा गलाने की क्या प्राप्त होती है? भट्टियां प्राप्त हुई है। एक स्थल और है हमारा जिसका नाम है गिलुंड। नाम सुना है कभी? गिलुंड का नाम सुना है? अच्छा, गिलुंड है, ठीक है ना। ये भी हमारा ताम्रपाषाण का ही है, ठीक है ना। यहां से भी क्या प्राप्त होते हैं? हर जगह से ही हमें टीले प्राप्त होते हैं। ये तो सब में कॉमन चीज है, ठीक है ना। टीले हर जगह से प्राप्त होंगे, ठीक। जब इन टीलों की खुदाई होगी तभी पता चलेगा संस्कृति के बारे में, ठीक। ये गिलुंड है, ये इसे मोडिया मोडिया मंगरी भी कहा जाता है। मोडिया मंगरी, वहां के स्थानीय मोडिया लोग मोडिया मंगरी भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये स्थल है, यह बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी पर। और इसे इसलिए बनास संस्कृति से भी इसे जोड़ देते हैं, बनास संस्कृति से, ठीक है। इसकी खुदाई की हम बात करें 1957-58 में बीबी लाल ने इसकी खुदाई की थी। किसने? बीबी लाल, ठीक है ना, इसकी खुदाई की थी बीबी लाल, जिसका नाम है ब्रजवासी लाल, ठीक है ना। ये वही बीबी लाल है जो कालीबंगा में भी आता है, ठीक है ना। और इसकी हम बात करें कार्बन 14 के अनुसार, ये 1700 से 1900 ईसा पूर्व का है, ठीक है ना। 1700 से 1900 ईसा पूर्व का है, ठीक है ना। आगे है यह ताम्र पाषाण है। कौन से समय से है? ताम्र पाषाण है, ठीक है। यह भी ताम्र और पाषाण काल से संबंधित स्थल है, ठीक है। यहां से जो मकान प्राप्त होते हैं, कच्ची ईंटों के प्राप्त होते हैं, कच्ची ईंटों के, ठीक है ना, जिन्हें धूप में सुखाकर मकान बनाया जाता था। और जो मकानों की जो छत थी, उसके ऊपर बांस की लकड़ियां डालकर फिर उस पर मट्टी मिट्टी का लेप किया जाता था। और यह संस्कृति आज भी काफी रूप में हमें गांव में दिखाई देती है। अगर हमें इतिहास को समझना है तो वर्तमान को आप समझ लो, आप आसानी से समझ जाएंगे। गांव में खैर अब तो थोड़ा पक्के बन गए, वरना पहले गांव में रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए एक कच्ची कच्ची मिट्टी का एक वो बनाया जाता था, जहां पर थोड़ा धूप से बचने के लिए रोटी बनाते थे, ठीक है ना। और उसके छत पर भी लकड़ियां डालते थे, फिर गोबर का और उसका मिट्टी का मिलाकर उसका ऊपर से लेप करते थे। गांव में खूब था ऐसी संस्कृति, ठीक। आजकल काफी कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से मकान बने हुए हैं। और यहां से एक हाथी दांत की यहां से चूड़ियां प्राप्त हुई है। किसकी? हाथी दांत की। ये थोड़ा अलग है, यहां पर समझना, ये थोड़ा अलग है, हटकर है। क्योंकि किसकी चूड़ियां प्राप्त हुई है? हाथी दांत की चूड़ी प्राप्त हुई, ठीक है ना। और यहां से अनाज अनाज के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते ही हैं। अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहां से हम मृद भांड की भी हम बात करें तो यहां से मृद भांड लाल और काले रंग के यहां से मृद भांड प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन यहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। ये है गिलुंड। और ये कौन से जिले में स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है, ठीक है ना। राजसमंद में स्थित है ये गिलुंड, ठीक है ना। गिलुंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे छोटे छोटे से स्थल आएंगे जिनके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें, ज्यादा नहीं है, ठीक है। गिलुंड लिखें। गिलुंड, यह स्थल बनास नदी पर
यह स्थल बनास नदी पर राजसमंद जिले में स्थित है। इसकी खुदाई 1957-58 में बीबी लाल ने की। इसका समय कार्बन 14 के अनुसार 1700 से 1900 ईसा पूर्व है। यहां के मकान कच्ची ईंटों को धूप में सुखाकर बनाए गए थे। यहां से हाथी दांत की चूड़ी प्राप्त हुई है। यहां से लाल और काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इसे मोडिया मंगरी कहा जाता है। कभी कभी ये नाम पूछ ले जाते हैं, जैसे धूलकोट किसे कहा जाता है, ठीक है ना, उसी तरीके से इसे मोडिया मंगरी कहा जाता है। यहां से अनाज भरने के कोठार प्राप्त हुए हैं। यहां से अनाज भरने के कोठार, जिससे खेती के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यह है स्थल आपका गिलुंड है। ठीक है, ये भी कौन से समय से संबंधित है? ताम्र पाषाण से। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ स्थल और हैं, जैसे रेंड है, नोहो है। उसके बारे में अगली क्लास में ये सभ्यता हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें गणेश्वर है, आहड़ है, कालीबंगा है, बैराट है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी स्थल थोड़े छोटे छोटे से हैं, ठीक है ना, वो हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे।